चलो आज फिजिक्स का देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, जो समझ नहीं आएगा पूछना। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। एग्जाम में आता है कि जो चुंबक का क्षेत्र होता है उसके रेखाओं के गुणों के बारे में बताना है। जैसे ये तुम्हारा चुंबक हो गया, लंबा छड़ चुंबक, ठीक है। ये चुंबक हो गया, इसके रेखाओं के गुणों के बारे में लिखना कि देखो पहला लिखना कैसे है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है, या चुंबकीय क्षेत्र के गुण निम्नलिखित रूप से है। एग्जाम में कैसे बनाना है वैसे सेट करके लाया है। पहला देना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये तुम्हारा उत्तर हुआ, ऊपर में क्या हुआ, उत्तर हुआ, और नीचे में क्या हुआ, दक्षिण हुआ, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में मिलती है। पहला गुण ये लिख देना कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में मिलती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में मिलती है, यानी उत्तरी ध्रुव से इसे निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में मिलती है, पहला गुण। अगर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र के जो रेखा जो घूमती है उनके गुणों के बारे में बताइए, तो पहला गुण लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो उत्तर की दिशा होती है वहाँ से जो निकलती हुई दक्षिण की तरफ घूमती है ना, पहला ये गुण हुआ। दूसरा गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है। जब चुंबक के अंदर फोड़ा जाएगा तो चुंबक के ध्रुव से जो है दक्षिणी तरफ से निकलता है, अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा याद करने का नियम, जब अंदर से, ये तो बाहर से था, कहाँ से, बाहर से क्या लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र को घेरती है या मिलती है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो रेखा है चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलते हैं, यानी अंदर से जो है, अंदर वाला जो है दक्षिणी ध्रुव से निकलेगा, उत्तरी ध्रुव में जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से निकलेगा और उत्तरी ध्रुव में जाएगा। इतना तो पता है। उसके बाद ये रेखाएं एक बंद आकृति की होती है। ये रेखा कैसी होती है, ये रेखा एक ये रेखाएं एक बंद आकृति की होती है। जैसे ये रेखा तुम्हारा क्या है, बंद है, ये क्या है, बंद है ना, तो इसको लिखोगे ये रेखाएं जो होती है कौन, बंद आकृति की होती है। ये जो रेखाएं होती है चुंबक की, ये बंद आकृति की होती है, खुली नहीं होती है। जैसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो ये बंद आकृति है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को काट रहा है, कभी नहीं काट रही है। तो यह रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इतना 4 गुण लिख देना। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक निकल करके आपस में मिलती है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अंदर, जब उल्टा है, बाहरी आवरण से उत्तर से दक्षिण आएगा और अंदर से जो रहेगा, अंदर से चुंबकीय भाग होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमेगा। और ये रेखाएं आपस में बंद रहती है। ये रेखा क्या रहती है, आपस में बंद रहती है, वक्र रहती है, ठीक है। वक्र क्यों बोला गया, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी रहती है, सीधा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, वक्र है। और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये सब गुण है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, प्रदीप्त वस्तु पढ़ा चुके हैं वैसे भी। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप समझो, वो वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, वो वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे कौन वस्तु कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, क्या, सूर्य, जैसे तुम्हारा सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलते है, सूर्य हो गया, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, और जलता हुआ बिजली का बल्ब, ठीक है। यानी सूर्य कहने का मतलब प्रदीप्त वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे कौन वस्तु कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। प्रकाश किससे किससे निकलेगा, तुम्हारा सूर्य से निकलता है, ठीक है, मोमबत्ती से निकलेगा, और जलता हुआ बल्ब से निकलेगा। क्या हुआ, जो बल्ब जलाता है ना, या जलता है, उससे क्या निकलेगा, रोशनी निकलता है। बल्ब जल रहा है अभी, है ना, इससे रोशनी निकल रहा है। तो ये कौन वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। टॉर्च कौन वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अब उसी का उल्टा होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त याद है तो प्रदीप्त याद हो जाएगा। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश
उत्सर्जित नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। देखो वो प्रदीप्त वस्तु क्या है, जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त। तुम्हारा टॉर्च हो गया प्रदीप्त वस्तु है, सूरज हो गया प्रदीप्त वस्तु हो गया, मोमबत्ती हो गया प्रदीप्त, जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु। मोटा मोटी ये समझना है कि जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं टॉर्च होता है ना, क्या होता है टॉर्च होता है, टॉर्च से तुम्हारा क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है ना, निकलता है ना रे, टॉर्च से तुम्हारा प्रकाश निकलता है। मतलब जिस वैसी वस्तुएं, सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तुम्हारा सूरज हो गया, सूर्य से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बिजली का बल्ब से प्रकाश, यानी प्रकाश का मतलब क्या, रोशनी निकलता है। ठीक है, उसी का उल्टा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, उसी का उल्टा आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। जहाँ समझ नहीं आएगा बोलेगा। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। अब बताओ तो कौन कौन हो सकता है। देखो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होगा, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। जो वस्तु प्रकाश नहीं निकलता, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त। जैसे तुम्हारा क्या होगा टेबल, टेबल से प्रकाश निकलेगा, रोशनी निकलेगा, नहीं निकलता है। कुर्सी जैसे हो गया, कुर्सी से प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। पुस्तक हो गया यानी किताब, किताब से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। पौधे हो गया, पौधा से कोई प्रकाश निकलेगा, यानी सीधा पहला क्या सीखे हम, प्रदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं तुम्हारा में क्या आ जाएगा, बिजली का बल्ब आ जाएगा, मोमबत्ती आ जाएगा, सूरज आ जाएगा, है ना, और मतलब इत्यादि कई चीज़ें जिससे प्रकाश निकलती है। और उसी का जस्ट उल्टा अप्रदीप्त वस्तु, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं में तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, पौधे हो जाएगा, ये सब क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, अब आता है किरण पुंज। एक एक किताब का जो पॉइंट लिखा हुआ है, किरण पुंज। किरण पुंज, किरण मतलब क्या होता है, एक रेखा, है ना, और पुंज मतलब समूह। किरण मतलब सूरज के प्रकाश का एक रेखा, और पुंज मतलब समूह, यानी किरणों के, है ना, सूरज के प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहाँ पर सूरज का प्रकाश यानी समूह मतलब इकट्ठा, सूरज का प्रकाश एक साथ जहाँ पर इकट्ठा होकर निकलेगा उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में आ सकता है किरण पुंज किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, किरण पुंज जो है प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी रोशनी जहाँ इकट्ठा रहेगा, रोशनी जहाँ इकट्ठा रहेगा उसको किरण पुंज। जैसे आग लगाते हो तो उसमें रोशनी इकट्ठा है ना, उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को, यानी सूरज के प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, 3 प्रकार के किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तुम्हारा किरण पुंज कितना, पहले जान गए किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना, सूरज के प्रकाश के वह समूह, है ना, जो हमारी और आकर्षित करे या गर्मी उत्पन्न दे। सीधा मोटा मोटे याद रखना कि सूर्यों के प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होगा, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब एक एक किरण को समझेंगे। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, कौन किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैलती या फैलाई जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब मोटा मोटी समझो, यहाँ तुम्हारा एक बिंदु है, क्या है, यहाँ पर तुम्हारा एक बिंदु है ना, यहाँ पर एक बिंदु है, क्या है, एक ठो बिंदु है। अब सारी किरण पुंज क्या बोला कि जब एक बिंदु से है ना प्रकाश फैलती है, निकल करके फैलती है तो उसे कौन पुंज कहते हैं, अब सारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती है, निकल करके फैलती है उसे कौन किरण पुंज कहेंगे, अब सारी किरण पुंज। तो जान गए अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से प्रकाश कई समूहों में निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो एक बिंदु है, यहाँ पर एक ठो बिंदु है, ठीक है, क्या बिंदु है, एक ठो बिंदु है, एक बिंदु से निकल रहा है तुम्हारा प्रकाश का किरण,
तो ये अपसारी किरण पुंज हुआ। याद भी रखना, पिक्चर से भी याद रखना है कि जब किसी एक बिंदु से प्रकाश का समूह जब निकलेगा, है ना, किसी एक बिंदु से प्रकाश का समूह बाहर निकलेगा, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, ये अपसारी किरण का है। अब आता है समांतर किरण पुंज। कौन? समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज देखो, समांतर यानी समांतर का मतलब समझ जाओ, आमने सामने जो रहता है, आमने सामने वाली रेखा जो रहती है वो समांतर होती है। ठीक है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की रोशनी एक दूसरे के आमने सामने होती है। ये मान लो कि प्रकाश की रोशनी जा रही है, ठीक है, एक लाल कलर की प्रकाश की, यहाँ पर मान लो टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से भी प्रकाश की रोशनी गई और यहाँ से भी प्रकाश की रोशनी गई। ठीक है, ये आमने सामने जो रहेगी, क्या आमने सामने रहेगी, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के आमने सामने रहेगी, वही तुम्हारा हो गया क्या? समांतर। आमने सामने समांतर है तो वही लिखा हो गया शॉर्ट में। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई परेशानी? ठीक है, देख लो यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये आमने सामने, ये सब क्या है? सब किरण पुंज आमने सामने है। देख लो, देखो यहाँ सूरज की प्रकाश जा रही है ऐसे, है ना, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से। ये तीर का जो एंगल क्या दर्शा रही है कि प्रकाश जो है इधर से आ रही है। तीर का एंगल क्या दिखा रही है? प्रकाश जो है इधर से आ रही है, ये सब प्रकाश आ रही है, देख लो इधर से। तो ये सब क्या है? ये आमने सामने है ना, ये आमने सामने और क्या है? समांतर है, समान अंतर है। देखो समान अंतर है, सबके बीच में बराबर बराबर अंतर है। सबके बीच में क्या है? बराबर अंतर है। तो सबके बीच में बराबर अंतर है तो समान यानी बराबर अंतर, है ना। तो समान अंतर, तो जब प्रकाश की किरणें, है ना, एक दूसरे के समांतर होगी, क्या? एक दूसरे के समांतर होगी, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज जान गए थे, किरणों के समूह किरण पुंज। यहाँ किरण का समूह है कि एक ठो किरण नहीं ना है, किरण यहाँ पर देखो 1 ठो 2 3 4 5 यानी किरणों का समूह है। तो जब किरणों का समूह, है ना, एक दूसरे के समांतर रहेगी, एक दूसरे के आमने सामने रहेगी, तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। कौन किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब आता है तुम्हारा अभिसारी। क्या? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, देखो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी में क्या था? अपसारी में तुम्हारा क्या था? अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से निकल रहा था। क्या? एक बिंदु से क्या हो रहा था? निकल रहा था। यहाँ पर तुम्हारा एक बिंदु था, ठीक है, एक बिंदु से निकल रहा था, वो कौन किरण पुंज था? अपसारी किरण पुंज था। ध्यान से देखना। और अभिसारी में क्या है कि एक बिंदु पर आकर मिलता है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। और समांतर में क्या था? आमने सामने था। समांतर में क्या था? आमने सामने था। तो देखो यही समझ जाओ, फोटो को देख करके समझ जाओ कि यानी अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु से कई किरणों का समूह निकलता है। एक बिंदु से कई किरणों का समूह निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, जब किरण एक दूसरे के समांतर होगी, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होगी तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। जब सूरज का प्रकाश, ठीक है, जब सूरज का प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर, यहाँ एक ठो बिंदु है, यहाँ सूरज का प्रकाश, तो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा? अभिसारी, है ना। अभी मतलब याद रखने की आने वाली। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा? जब एक ही बिंदु पर कई सारे प्रकाश की किरण आकर मिलेगी, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जब एक ही बिंदु से कई सारी प्रकाश की किरणें बाहर की ओर निकलेगी, जो बाहर की ओर निकलेगी, क्या होगा? अपसारी। और जो आमने सामने रहेगा वो क्या होगा? समांतर। ठीक है, ये याद है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहाँ पर इसे फिगर में दर्शाया गया है। अब बता पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पार यहाँ से देखो,
पार से याद रखो। पार मतलब कोई चीज़ को पार कर जाना, है ना। पार मतलब कोई चीज़ को पार कर जाना। अपार, अपार का मतलब कोई चीज़ को पार नहीं करना, है ना। और भासी, पार भासी मतलब धुंधला धुंधला होकर के पार करना। अब चलो थोड़ा सा अब देखो क्या है। पारदर्शी, पार मतलब पार हो जाना, है ना। या मान लो कि किसी चीज़ से सूरज का रोशनी मार रहे हैं, ठीक है, यानी सूरज की रोशनी आ रही है या तुम्हारी या टॉर्च लेकर मारो, जिससे टॉर्च की रोशनी इधर से उधर पार हो जाएगी, वो क्या होगा? पारदर्शी, है ना। पारदर्शी, जिस वस्तु पर टॉर्च मारने पर, जिस वस्तु पर टॉर्च मारने पर क्या हो? प्रकाश इधर से उधर पार हो जाए। मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो, ये ले लो कांच, ठीक है, कांच है, ठीक है। इधर से तुम क्या हुआ, टॉर्च लेकर मारती है, ये मान लो कि टॉर्च, ठीक है, टॉर्च है, समझ जाओ टॉर्च है। इससे रोशनी मार रही हो, क्या, किस पर? कांच के शीशे पर। किस पर? कांच के शीशे पर क्या मार रही हो? रोशनी मार रही हो। इससे जब पार होकर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? रोशनी इधर से उधर पार होकर निकल जाएगी, क्या हो जाएगा? पारदर्शी। क्या हो जाएगा? पारदर्शी। अब जब मान लो कि अब यहाँ पर थोड़ा सा वो पारदर्शी हुआ, अब मान लो कि यहाँ पर कोई गत्ता रख दिए, क्या? गत्ता, मोटा गत्ता, क्या है ये? गत्ता, ठीक है। और यहाँ से टॉर्च की रोशनी मारते हैं, मार दिए, और इससे प्रकाश निकलेगा मोटा गत्ता से। जब प्रकाश नहीं निकलेगा, है ना, जब प्रकाश नहीं निकलेगा क्या होगे? अपारदर्शी कहोगे। अब जब प्रकाश निकल जाएगा उसे क्या कहोगे? पारदर्शी। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और एक चीज़ समझो। अब मान लो कि धुंधला कागज ले लेते हैं, क्या? धुंधला कागज, ठीक है, धुंधला कागज। कागज कैसे होगा? तेल लगा दो उसमें, क्या है, मान लो कि तेल लगा दो कागज में, क्या लगा दो? तेल लगा दो, ठीक है। इससे रोशनी मारो, ठीक है, धुंधला कागज में रोशनी मारना तो क्या करेगा? थोड़ी मात्रा में प्रकाश निकलेगा, ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, कम मात्रा में प्रकाश निकलेगा, है ना। जब एक बात बताओ, जब मच्छरदानी लगा कर सोते हो, उससे प्रकाश आदमी जो है तो पूरा साफ दिखाई देता है ना, मतलब धुंधला दिखाई देगा, और प्रकाश की रोशनी भी धुंधला। और कोहरा, कोहरा अभी जो लगाया जाता है, लगा रहा है, कोहरा किसको कहते हैं? कुहासा, है ना। कुहासा में जो है, अब मान लो प्रकाश की रोशनी अगर मारोगे तो उससे क्या होगा? प्रकाश कम कम निकलेगा, है ना, कम कम निकलेगा। अब परिभाषा कितना सरल हो गया, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं होगी ना, आर पार नहीं होगी, उसे अपारदर्शी प्रदर्शी कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश पार होगी लेकिन थोड़ी मात्रा में उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे, ठीक है। याद हो गया? कोई परेशानी? याद हो गया? चलो अब देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखो अब हम बताए कैसे कि पार हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो कितना शॉर्ट में लिखे हैं, जिससे पदार्थ क्या होता है? पार हो जाता है। अभी नज़दीक है, नज़दीक में याद कराने का और कोई मेथड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर और छोटा, जितना जल्दी याद। वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे सके, वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे कांच में क्या होगा? आर पार देख लोगे, ठीक है। पानी में आर पार देख लोगे, हवा में आर पार देख सकते हो। फिर अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिसे आर पार दिखाई नहीं दे सका, यानी वैसे पदार्थ जिसे आर पार दिखाई नहीं दे सका। जैसे किताब ले लो, किताब ऐसे ढककर देखो, आर पार दिखाई नहीं देगा, है ना, इसलिए वो अपारदर्शी पदार्थ हुआ। तो वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, है ना, लोहा का मोटा लोहा ले लो, लोहा या लोटा ले लो, लोटा को देख, लोटा इधर आँख के सामने रख लो, इधर से देखो, दिखाई देगा? नहीं देगा। या लोहा का कोई बड़ा टुकड़ा ले लो, उससे देखो, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। पत्थर का टुकड़ा ले लो, पत्थर ऐसे देखो, वो पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, है ना। लकड़ी का भी कोई टुकड़ा ले लो, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या हुआ? अपारदर्शी पदार्थ हुआ, ठीक है। वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं देता है, वैसा पदार्थ जिसे आर पार दिखाई नहीं देता है उसे
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आता है तुम्हारा पारभासी। पारभासी है ना, पारभासी हम बोले कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा दिखाई, देखो वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा धुंधले दिखाई देगा, वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर क्या हो, धुंधला दिखाई दे, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे कौन पदार्थ कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज है ना, तेल लगा हुआ कागज, इसमें आकर हो गया, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ शीशा, शीशा को घिस दो है ना, कोई शीशा लो, शीशा को उसको घिस दो और उसको देखना क्या हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और दूध, दूध जो दूध देखना, रख देना बाल्टी में या दूध क्या करना, किसी चीज़ में ऐसे करके रख देना और देखना धुंधला दिखाई देगा है ना, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। ये सब उदाहरण है, जब भी एग्जाम आएगा उदाहरण सहित देकर लिखना है। और पॉइंट, कलर में, कलर तो वहाँ करना ही नहीं है ना, 2 ही पेन लेकर जाना है। कोई दिक्कत समझने में, सिर्फ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन और कुछ नहीं। प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम क्यों लिखिए, और ये क्वेश्चन इस बार आएगा, जरूर आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन, पहले देखो एग्जाम में कैसे लिखना, कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो पहले प्रकाश का परावर्तन लिख देंगे। देखो यहाँ अलग कलर से लिखा हुआ है, इसीलिए अलग कलर से यानी ब्लैक से लिख देना और अंडरलाइनिंग कर देना ऐसे ही, ठीक है, या ब्लू से लिख देना और ब्लैक से लिखना, तो ब्लू से लिख दिया है ना। चलो, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीले सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, किसी दर्पण मतलब समतल दर्पण यानी शीशा, ठीक है, शीशा से टकराकर ना, शीशा से टकराकर अब पुनः लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किताब में यही बड़का लिखा होगा। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर, ध्यान से समझो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर है ना, जैसे ये समतल दर्पण है ना, यह है समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, ठीक है। जब क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकरा गया, ये टकराई ना, जब प्रकाश की किरण, यहाँ से मान लो सूरज है या टॉर्च मार रहे हो, कुछ मार रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा सूरज है, जब सूरज की रोशनी किसी दर्पण पर टकरा कर है ना परावर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकरा कर पुनः है ना लौटने की घटना को, पुनः लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। देखो यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से लौट गया है ना, लौट गया, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर, याद होना चाहिए अभी भी, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराने पर है ना लौट जाती है, क्या हो जाती है, लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किसे कहते हैं, और आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लो, आपतित किरण बाहर से आने वाली, कहाँ से, बाहर से आ रही है, बाहर से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, बाहर से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जब बाहर से आई हुई किरण, बाहर से आई हुई किरण दूर की ओर चली जाती है यानी लौट जाती है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, आवर्तित यानी जब आती हुई प्रकाश है ना, आती हुई किरण को आपतित किरण और जाती हुई किरण को परावर्तित किरण, आती हुई किरण को आपतित किरण और जाती हुई किरण को परावर्तित किरण। और अविलंब पूछता है, आपतित किरण और परावर्तित, ध्यान दो यहाँ पर बढ़िया से, आती हुई किरण को आपतित किरण, जाती हुई किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के किरण को लंब कहते हैं। जब में आएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आती हुई दिखाई देती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से प्रकाश जाती हुई दिखाई देती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। अब अविलंब किसे कहेंगे, जब
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लम रहेगा, लम है ना रे, लंबा, तो जो लम रहेगा उसे क्या कहेंगे, अभिलम कहेंगे। ठीक है, अब आपतन कोण पूछता है, क्या कहता है, आपतन कोण। ठीक है, ध्यान से देना, देखना, आपतित किरण और अभिलम के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलम के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, याद हो जाएगा। और देखो, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, किससे, आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, अभिलम और परावर्तित किरण के बीच को यहाँ याद हो जाएगा ना, नियम याद हो जाएगा, ये बात याद रखना, ये सारा नियम लिखने कहता है, अभी नियम आएगा। तो आपतित किरण किसे कहे, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लम को अभिलम कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलम के बीच में जो कोण बनता है, कौन कौन कहेंगे, आपतन कोण। देखो आपतित है ना, तो आपतित से याद रखना आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, किससे, आई से सूचित किया जाता है। अब परावर्तित किरण और अभिलम के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ में नहीं आएगा बोलना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसका नियम थोड़ा सा सीख लो। परावर्तन कोण के दो नियम, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहले क्या सीखे, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, है ना, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आकर टकराती है, फिर वह पुनः लौट जाती है ना, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कितने नियम, दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, देख लो अभी तुरंत बताए हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो यहाँ जो आपतन कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर परावर्तन कोण बन रहा है। पहला नियम, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण क्या है, दोनों बराबर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कि आपतन कोण, यहाँ जो आपतन कोण बना हुआ है, ये परावर्तन कोण बना हुआ है, यहाँ पर जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बना हुआ है बीच में, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो आपतन कोण को आई से सूचित किए, अब परावर्तन कोण को आर से सूचित किए। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलम तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही जगह है ना। नियम याद हुआ, पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर नहीं, 5 नंबर का आता है, लगभग 2 नंबर में भी आ जाता है। 5 नंबर में आएगा नियम सहित लिखने का आएगा, और 2 नंबर में आएगा सिर्फ नियम पूछेगा कि नियम कितना होता है, उसका नियम को लिखे। तो पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल है ना, एक ही जगह है, तो एक ही समतल में होते हैं। यही 2 नियम है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो अब ये 2 नियम, वही बताए हैं, वही चीज़ें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी तुरंत बताए कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, उसके बाद क्या, आपतित किरण, ये तुम्हारा ये हुआ समतल हुआ, नीचे में समतल है ना, नीचे में ये समतल है, क्या है, समतल है। आपतित किरण, ये ले लो आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, ये ले लो परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु हुआ, ये क्या हुआ, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ध्यान से समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और यहाँ पर जो आपतन बिंदु बना उस पर डाला गया लंब, तीनों
1 2 3 तीनों एक ही समतल में होते हैं, बस यही लिखना है। याद हुआ? जब क्वेश्चन बनाने देंगे, अभी याद नहीं हुआ ना तब देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिबिंब। क्या प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन सब लिया कि जो पूछेगा बस, और कुछ उन्होंने पढ़ाना है। प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, प्रतिबिंब एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। प्रतिबिंब कोई किसी अलग कलर से लिखना है। कलर क्या 2 ही होना चाहिए, या ब्लैक या ब्लू। ललिया पर ललिया नहीं ले जाना है ना। तो प्रतिबिंब लाल लेकर नहीं जाना है। प्रतिबिंब को दूसरा कलर से लिख देना। जब भी परिभाषित वाली बात आए, परिभाषा देने की बात आए, तो उस चीज को एक कलर से लिख देना है, यानी ब्लैक से लिख देना या ब्लू से लिख देना और अंडरलाइनिंग कर देना है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो होता है प्रकाश का क्या बोल रहे रे? प्रतिबिंब। वो क्या है? प्रतिबिंब। अब देखो, प्रतिबिंब सीधे याद रखना, प्रतिबिंब का सीधे मतलब याद रखना फोटो। क्या? फोटो। बस, हम कुछ नहीं याद रखते हैं। फोटो यानी इंग्लिश में इमेज। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेज। ठीक है, आप देखो इसको समझो, नहीं समझ में आया तो कहाँ गया रे? ये समझो। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत लो, प्रकाश का बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश निकलेगा, और यहाँ पर कोई वस्तु ले लो। ठीक है, यहाँ पर वस्तु लो, रोशनी दिखा, रोशनी यहाँ से मारो, और यहाँ पर जो वस्तु बनेगी प्रतिबिंब वही होगा। जैसे किसी वस्तु को देखने पर पहले किसी वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब जब रोशनी मारते हो तो किस में मारोगे? वस्तु पर मारो। किसी भी वस्तु को देखने के लिए पहले क्या करोगे? उस पर वस्तु पर टॉर्च मारोगे, रोशनी मारोगे। तो उस रोशनी पर जो टॉर्च मारोगे, ठीक है, ऊपर फिर वो जो क्या कहते हैं, वही टॉर्च मारने पर वो वस्तु जो दिखाई दे देती है, पहले दिखाई नहीं दी, उस वस्तु पर टॉर्च मारे, उस वस्तु पर जब टॉर्च मारे वो वस्तु जो दूसरा दिखाई दिया, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यानी फोटो बन गया। क्या बन गया? फोटो बन गया। ये फोटो हमारा कहाँ बना? आँख पर। कहाँ बना? आँख पर। तो यही फोटो कहाँ बना? आँख पर बना। तो यही प्रतिबिंब हुआ। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश या आती हुई दिखाई देती है, कभी प्रकाश दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती, आती या भी आती हुई प्रतीत दिखाई देती है, और उस जिस वस्तु पर मिलकर टकरा कर हमारे आँखों पर पड़ती है, और उस समय जो प्रतिबिंब बनता है, जो फोटो बनता है ना, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यही हुआ तुम्हारा। देखो, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, जब किसी बिंदु स्रोत से निकली चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण, वो दर्पण दिए थे, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई पर दिखाई देती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, और फोटो बन जाता है, वही प्रतिबिंब हुआ। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जान लो कि वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखाई देता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो दिखाई दे पर सिर्फ कल्पना करे, फिर दिखाई नहीं दे। जैसे आंख बंद करो, अगर भगवान को याद करो तो भगवान का फोटो दिखाई देगा, पर वो है नहीं। आंख बंद करो और किसी चीज को याद करो, याद करने पर उसका फोटो दिखाई देगा, पर वो है नहीं, वास्तव में रूप में दिखाई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब पूरा तुमको दिखाई देगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में है पर दिखाई नहीं देगा, वही हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कल्पना करना, जैसे कल्पना कर लिया कि हमको खाने का मन हो गया कि रसगुल्ला का कल्पना किया, आंख बंद किया, रसगुल्ला दिखाई दे दिया, आंख में है नहीं पर क्या है? दिखाई दे रहा है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ? जो वास्तव में सामने दिखाई दे रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के, यही परिभाषा बता दिया। क्या रे?
प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और वो काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी, आभासी अभी तुरंत पढ़े कि आभासी मतलब आभासी क्या होता है, प्रभासी आभासी यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो आंख बंद करते हैं तो क्या हुआ, पूरा साफ थोड़ी दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। सपने जो देखते हो, सपना देखते हो तो क्या होता है, पूरा थोड़ी सपना दिखाई, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अगर पूरा सही में दिखाई दे पूरा सही में दिखाई दे तो आमने सामने हो जाएगा, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखाई दे, वास्तविक प्रतिबिंब, और वैसा प्रतिबिंब जो दिखाई दे लेकिन मतलब पूरा रूप से दिखाई नहीं दे। ठीक है, आप समझ जाओ वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ परिभाषा के अनुसार, किताबी परिभाषा क्या कहता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु से, अरे प्रकाश की रोशनी किसी बिंदु से ही निकलेगी ना। अगर टॉर्च है, मान लो कि ये टॉर्च है, ये तुम्हारा टॉर्च हुआ, तो यहाँ पर एक ठो बिंदु है, बल्ब है, बल्ब का देखना बिंदु बना हुआ है, तो उसी से प्रकाश निकल रही है। देखो किरण क्या निकलना, समूह में निकलना, तो किरण पुंज हुआ, ठीक है। तो बिंदु जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तव रूप में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे दर्पण के बाद जैसे मिल गई, क्या हुआ, दर्पण पर मिल गए तो साक्षात रूप में देख लिए। अब मान लो कि ये पर्दा है, पर्दे पर मान लो रोशनी मारे, क्या मारे, रोशनी मारे, ठीक है। पर्दा पर रोशनी मारोगे और तुम खड़े हो या कोई बगल में खड़ा हो, उस पर रोशनी मारना, उस पर साक्षात प्रतिबिंब दिखाई देगा, पता है, वास्तव रूप में दिखाई देना ना। अगर बगल में सेब है, सेब पर प्रतिबिंब मारोगे तो वहाँ सेब बन जाएगा, है ना। वो क्या है, वास्तव रूप में दिखाई दे रहा है कि सेब है, क्या है, सेब है। तो और ये हमेशा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तुम घर पर करके देखना, टॉर्च मारना, सेब रख करके टॉर्च मारना, उल्टा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, उल्टा। आईना देख रहे हो, आईना में क्या होता है, वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है कि हम है ना, दूसरा स्कल तो नहीं दिखाएगा, पर उल्टा है, उल्टा ना है, तुम देख रहा है उधर, वो देख रहा है इधर से, तो क्या होगा, उल्टा हुआ ना रे। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, कैसा, उल्टा, क्या दिखाई देगा, उल्टा। वास्तव में क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। और इसे पर्दा पर प्राप्त कर दे, फिल्म देखे हो, फिल्म में पर्दा में देखना, पर्दा में क्या कर रहा है, तुम सब इधर से देखता है ना, इधर से देखता है, वो सब उधर से देखता है। तो साक्षात रूप में वास्तविक रूप में देख रहे कि है वो, पर क्या है, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा। यानी वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखाई दे लेकिन क्या हो, उल्टा दिखाई दे। आईना वास्तविक प्रतिबिंब का एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है आईना। आईना से अगर शक्ल देखोगे तो वास्तव में दिखाई देगा हमें है, बबलू नहीं चाहिए, है ना। तो क्या होगा, दिखाई देगा, हम ही दिखाई देंगे, पर क्या दिखाई देगा, उल्टा। अरे हमारा नाक तो उम्र उस साइड रहेगा, आ जाएगा इस साइड, है ना। सटाना, देखना नाक में नाक सट जाएगा। वो कौन प्रतिबिंब हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसे भी जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आकर के वास्तव में मिलती है ना, वास्तव में सही रूप में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दा में देखा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। साइंस में टेंशन मत लो, हम किसी चीज़ में एग्जाम आते आते लगभग हम दोबारा करा देंगे, चौबारा नहीं करा सकेंगे। मेरा एग्जाम आया तो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब, कल्पना करना है ना, जैसे इमेजिन करना है, इमेजिन किए, आंख बंद किए, किसी चीज़ के लिए इमेजिन किया है, वो दिखाई दे रहा है, क्या है, दिखाई दे रहा है, पर वो है नहीं, है ना, आंख खोल दे गए। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, मतलब मिलती हुई दिखाई देती है, मालूम पड़ती है कि मिलता है कि नहीं मिलता है, सिर्फ मालूम पड़ा है कि शायद मिल रहा है ना, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मान लो कि आंख से ऐसे देख रहे हो, अब वो पर्दा में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब बता देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। जब तुम सब जब खड़े रहोगे ना, धूप में खड़े रहोगे, देखना तो वो हमेशा इधर
उल्टा नहीं देखेगा, जैसे तुम उधर देख रहे हो तो वो भी उधर देखेगा। तुम्हारा छाया एक ही तरफ से देखा जाएगा, और जो छाया जाएगा तो तुम्हारा जो है सीधा होता चला जाएगा। छाया अगर खड़ा है, जब छाया पूरा खड़ा होगा देखना सीधा रहेगा, आमने सामने रहेगा, है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कल्पना है वो, है ना। उसको कितना भी लात मारो, कितना भी घुसा मारो, काल्पनिक है वो, तो एक 5 मिनट 10 मिनट के बाद गायब हो जाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या हुआ, कल्पना होता है, ठीक है। ये पर्दे पर नहीं प्राप्त होगा। परछाई को पर्दे पर मिलेगा, परछाई पर्दा पर नहीं मिलेगा। छाया पर्दा पर नहीं मिलेगा, जहाँ छाया है वहाँ पर्दा रख दो, पर्दा पर आएगा। पर्दा पर मारोगे तब तुम्हारा छाया बनेगा, वो अलग बात है। पर जो तुम्हारा छाया होता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, ऑब्जेक्टिव पूरा इसमें ध्यान से सुनो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को किया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आईना को याद कर लेना, अपने सब पता लग जाएगा। ज़्यादा नहीं करेंगे, कम कम कराएंगे, ठीक है। अब थोड़ा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, जो क्वेश्चन हम कह देते ये आएगा तो आएगा, ये तुम रख लो, ये आना ही आना है एग्जाम में। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, अभी तुरंत पढ़े कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसका अंतर। देखो पहला नियम बहुत सरल है, पहला इसका परिभाषा लिख देना। पहला अगर अंतर कहेगा तो पहला नंबर परिभाषा ही लिख देना है। क्या लिख देना है, परिभाषा। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी चमकीली सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, तो उसे वास्तविक, ये पूरा मिलती हुई दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब जो है पूरा मिलता है दिखाई देगा, पर वो दूसरा प्रतिबिंब क्या है, मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, वास्तव में नहीं दिखाएगा। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी चमकीली सतह पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, बात याद रखना। यहाँ पर आभासी दिया है तो आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो अब वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या बोले थे, यह सदैव उल्टा दिखाई देता है। जैसे आईना ले लो, सदैव क्या उल्टा दिखाई देगा। और ये प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ये सीधा दिखाई देगा, यही उल्टा। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, और यह जो है कटने पर बनता है, यानी कटाने पर बनता है या कटने पर बनता है। यह किरणों के वास्तविक रूप से कटाने पर बनता है। यह किरणों के वास्तविक रूप से कटाने से नहीं बनता है, बल्कि इसे पीछे पढ़ने पर मिलता है, बढ़ने पर पीछे मिलता है। क्या हुआ, ये पीछे मिला, देखना वास्तविक प्रतिबिंब तुमको, ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा पीछे मिलेगा, पीछे मिलेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब तुमको पीछे मिलेगा और वास्तविक प्रतिबिंब आगे मिलेगा, ठीक है। छाया देखना कभी कभी तुमको पीछे हो जाएगा, है ना, कभी आगे रहेगा, मतलब आगे पीछे वो होता रहता है। मारना उसको क्या, सेब को मारना, सेब पर मारेगा तो सेब उसके पीछे दिखाई देगा, छाया। अब आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण जानते हैं किसको कहते हैं, आईना को, है ना। अब गोलीय मतलब गोला, गोल दर्पण, गोल का आईना देखे हो ना रे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलका दर्पण है ना, गोलका आईना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं
जानता तो सबको है, मतलब गोलीय दर्पण दिखे, परिभाषा करने में बहुत कठिनाई होती है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसे गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। सीधे याद रखना कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो गोल होता है। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो गोल होता है और खोखला होता है। गोल दर्पण अंदर से खोखला होगा, ठीक है, गोल जो बना होगा गोलका दर्पण अंदर से खोखला होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? गोले जैसी आकृति वाली दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे, जो अंदर से खोखला हो। ऐसे याद रखना, गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जो गोले की आकृति है ना, गोल आकृति की होगी, वो गोलीय दर्पण होगा। देख लो यहाँ, और अंदर से खोखला होगा। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देख लो, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है। हम फोटो के माध्यम से समझा देते हैं। उत्तल दर्पण कैसे? वैसा दर्पण है ना, वैसा दर्पण जिसका पेट उठा हो, जिसका पेट उठा हो, वैसा दर्पण जिसका पेट उठा हो, यानी उभरा हो, यानी बाहरी भाग क्या हो? उभरा हो, अंदर भाग धंसा हो। बाहरी भाग उभरा हो यानी उठा हो, अंदर भाग धंसा हो, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। देख लो ये क्या है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे के तरफ उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक ठो उदाहरण देते हैं, पेट का उदाहरण देते हैं कि ये जो है बाहरी भाग उभरा रहेगा तो वो कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और जब बाहरी भाग धंसा रहेगा वो कौन हो जाएगा? अवतल। बस याद हो गया। अब यहीं पर लिखा हुआ जिस दर्पण का यानी जिस शीशा का, जिस आईना का परावर्तक सतह आगे के तरफ क्या होगा? उभरा होगा, उठा होगा, तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। अब बताते हैं, मोटरसाइकिल देखो ना, मोटरसाइकिल का दर्पण देखना, उभरा होगा, ठीक है, उसमें मुख देखना, तुम देखना, आदमी इतना ठो दिखाई देगा, छोटका हो जाता है। क्या होता है? छोटा और सीधा बनता है। सीधा बनेगा, टेढ़ा नहीं बनेगा, सीधा बनता है, ठीक है। वो क्या होगा? ऐसे अगर लंबा भी नहीं हुआ, ऐसे हो जाएगा। मोटरसाइकिल में कहीं मोटरसाइकिल के सामने आकर खड़ा हो जाना, ठीक है, जो टंकी होता है, टंकी, उसमें थोड़ा सा देखना, टंकी में देखना तो आदमी कैसे दिखाई देगा? दूसरे अरे चम्मच में देखना ना, चम्मच नहीं होगा, चम्मच का उदाहरण अलग हो जाएगा। वही उसमें देखना क्या होगा? आदमी छोटका दिखाई देगा, देखना पूरा छोटा हो जाएगा और ऐसे करके सीधा रहेगा, मोटका हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, छोटका होगा। खड़ा रहना ना, तुम जितना ठो है ना उससे छोटके हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा, छोटका रहेगा। और सीधा होगा, मोटका हो जाएगा, मुंह बड़का हो जाएगा, देखना। तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण है। गाड़ी के सामने खड़ा होना, कभी कभी गाड़ी के हेडलाइट है ना, गाड़ी के सामने जो आगे वाला हेडलाइट है उसको देखना, खड़ा होना, उसमें मुंह कैसा हो जाएगा? देखना, मुंह तो सीधा होता है पर क्या होता है? आदमी छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु का फोटो क्या बनता है? छोटा बनता है और सीधा बनता है। प्रैक्टिकल रूप से याद करो, याद रहेगा। अगर याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं होगा, लिखा देंगे ना, याद नहीं होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा देखना, जब उत्तल दर्पण वाला आईना देखेगा उसमें आदमी छोटा दिखाई देगा और क्या? सीधा दिखाई देगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? जिसका आगे का मुंह क्या होगा? उभरा होगा, है ना, उठा होगा। अब कहीं आदमी जाएगा, उसका पेट मत देखना, कहना कि यही सर बताए थे कि ये तो बाबा इसका पेट उत्तल दर्पण है। ऐना देखने जाएगा, मारेगा, लाल गड़का देगा, उसको पेट को देखेगा तो मरा देगा तुमको, ठीक है। अब अवतल दर्पण है, कौन? अवतल दर्पण, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर के तरफ धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। देखना रे, जैसे मोटकी सा मोगी को देखना, है ना, पेट क्या होगा? धंसा होगा। अब पतरकी को देखना, पेट क्या? मोटकी का पेट क्या? उठा रहेगा, है ना, मोटो। एक ठो वीडियो दिखाएंगे तुम सबको कुछ देर बाद, हंस कर मर जाएगा। रात को उसको उन सबको दिखाए ना, वो लोट पोट हो गया।
ठीक है। तो यानी जो मोटा आदमी होता है क्या होता है, उसका पेट उभरा रहता है, और जो पतला रहता है उसका पेट धंसा होता है ना। पतरकी का पेट क्या होता है, धसल होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ धंसा हुआ है ना। इसका चम्मच उदाहरण ले लो, चम्मच। चम्मच क्या होता है, धंसा होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह यानी ऊपर वाला सतह क्या हो, धंसा हो, है ना। परावर्तक सतह अंदर के तरफ धंसा हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताओ। किधर गया रे, लिखा नहीं है, गड़बड़ा गया है ना। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसमें कैसा बना था, सीधा सीधा और छोटा ना, सीधा और छोटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ अंतर है, लास्ट 9वें तक क्वेश्चन पढ़ कर लो। ये एग्जाम, ये भी आएगा एग्जाम में, याद रखना। हम डाल देंगे, तुम सब पढ़ोगे तो पढ़ लेना, है ना। ये सरल भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ लेना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर अभी तुरंत पढ़े हो। पहला उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण का बाहरी सतह क्या होता है, उभरा होता है, पहला अंतर इसका। और अवतल दर्पण का बाहरी सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है ना। और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। ये अंतर ऐसे कोठा बनाकर एग्जाम में लिखना। दूसरा अंतर, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। अवतल दर्पण में क्या होगा, काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बता चुके हैं कैसे बनता है। और इस प्रतिबिंब में क्या होता है, अभी बताया कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें क्या बनेगा, बड़ा छोटा दोनों बनता है। इसमें दोनों बनेगा, बड़को बनेगा और छोटका बनेगा। किसमें, अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों बनेगा, उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब में। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा और इसमें सीधा नहीं सीधा उल्टा दोनों बनता है। इसमें सीधा उल्टा दोनों बनता है। ये साइड का याद है तो उस साइड का याद है, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। इसमें छोटा बनता है, इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है। इसमें सीधा बनता है, इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र छोटका होता है ना। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी देखने वाला क्षेत्र जो एरिया होता है बड़का होता है, और इसका जो होता है छोटका होता है। ठीक है, बड़का देखने वाला क्षेत्र यानी जगह जो है बड़ा होता है, और इसका क्या होता है, छोटा होता है। दोनों में अंतर समझ गए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बस।